कल के सॉरी एक पुरानी बात को लेके एक बच्चे ने एक सवाल पूछा जिसको मैं एड्रेस कर दूं। उसने बोला था सर आप बोल रहे थे चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और इसमें कोई चार्ज चलेगा नहीं। देखो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज नहीं चलते। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कम से कम दो चार्जेस है। कूलम्स लॉ के लिए हमको k q1 q2 बाय r स्क्वायर करना है और यहीं पे ध्यान लगाना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि एक चार्ज चलता है। मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया जिसमें एक चार्ज सेंटर पे है q2 और उसके चारों तरफ एक q1 घूम रहा था, या जो भी सेंटर पे q1 है q2 घूम रहा था। तो इस सवाल में एक चार्ज चल रहा है लेकिन एक चार्ज रेस्ट पे है। तो क्या इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक चार्ज चल रहा है दूसरा रेस्ट पे है, तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। मैंने आपको यह सिखाया था कि चलता हुआ चार्ज एक मैग्नेट है। मतलब ये जो चार्ज चल रहा है ये एक मैग्नेट है, लेकिन स्टेशनरी चार्ज मैग्नेट नहीं है। अब एक चार्ज मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेट नहीं है, तो मैग्नेटिक फोर्स यहां पे लगेगा नहीं। चलता हुआ चार्ज मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो चलता हुआ चार्ज अगर एक मैग्नेट है तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे कि अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कहानी में चार चार्जेस हैं तो तीन रेस्ट पे रहेंगे, एक ही चलेगा। पांच चार्ज है तो चार रेस्ट पे रहेंगे, एक ही चलेगा। क्यों? क्योंकि जो चलेगा वो मैग्नेट तो होगा, लेकिन जो रुके हुए हैं वो मैग्नेट होंगे ही नहीं। तो मैग्नेटिक फोर्स केवल मैग्नेट्स के बीच में लगता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दोनों चार्ज नहीं चल सकते, तीन चार्ज नहीं चलेंगे, चार चार्ज नहीं चलेंगे। लेकिन कभी ना कभी ऐसे भी सवाल देखेंगे जिसमें चलेंगे, तो वहां पे हम ऐसा स्पेसिफिक एग्जांपल ही करेंगे जिसमें दो चार्ज चले और मैग्नेट बन भी जाए तो भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए। आप समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक चार्ज चला, दूसरा चार्ज भी चला, इस ऐसे सवाल को इस चैप्टर की कहानी से नहीं किया जा सकता। मैंने अगर बोला इस चार्ज के मोशन यानी इस चार्ज का पाथ बताओ जबकि दूसरा चार्ज भी चल रहा है, तो ऐसे सवालों को इस चैप्टर की थ्योरी से कंप्लीटली नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि चलते हुए चार्ज मैग्नेट है। तो ये चार्ज चला, ये भी मैग्नेट है, ये चला, ये भी मैग्नेट है। दोनों मैग्नेट आपस में मैग्नेटिक फोर्स भी लगाएंगे। तो चलते हुए चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। लेकिन हमने जो इस चैप्टर का नाम रखा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चार्ज ही चल सकता है या तो कोई भी ना चले। वो कहानी सॉल्व करेंगे। अगर एक चल भी रहा है तो भी माफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक बेचारा मैग्नेट बनना भी चाहता है तो वो दूसरे चार्ज पर फोर्स नहीं लगा सकता मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। क्यों? क्योंकि दूसरा चार्ज मैग्नेट है ही नहीं। मे बी इस बात का कुछ लॉजिक आपके दिमाग में बन पाया कि अगर दो चार्ज कहानी में चल गए तो मैग्नेटिज्म भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो केवल इस चैप्टर के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट से यानी कूलम्स लॉ से हम इस कहानी को सॉल्व नहीं कर सकते। देखो अभी कुछ और सवाल भी कर लेंगे। यहां पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज डिफाइंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट एट पॉइंट P। तो आपने एक चार्ज Q लिया और उस चार्ज Q पर ये टेस्ट चार्ज ले लिया, टेस्ट चार्ज, और यहां पर मान लीजिए इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है Fe, तो Fe को उसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं अ पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड वाइस वर्सा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज लिमिट Q टेंड्स टू 0 F ऑन Q अपॉन Q। ऐसे भी लिखते हैं। उसका लॉजिक ये है, ये Q टेंड्स टू 0 इसलिए लिखते हैं कि हम चाहते हैं कि ये चार्ज जो टेस्ट चार्ज है बहुत छोटा हो। बहुत छोटे होने से क्या होता है? बहुत छोटे होने से ये चार्ज जो बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज नहीं करता। यहां पे हमने क्या लिखा है उसको समझना। मान लीजिए मेरे पास कोई चार्ज Q है जो पहले से था और वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। मुझे पता लगाना है इससे किसी डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है? ये वाला Q बना रहा है। यहां पे इसने ऑलरेडी बना दिया है। जैसे अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड हर जगह होता है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं लगेगा। तो चार्ज Q है और इस पॉइंट P पर एक डिस्टेंस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। अब हमने क्या किया, यहां पे एक टेस्ट चार्ज डाल दिया। टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा F,
तो आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए ये जो फोर्स लगा है टेस्ट चार्ज पे, इसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो। अब ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, कितना होता है, हम कहां से लाएंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी चार्ज रख दीजिए, उसी से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन कोशिश ये रखी जाती है कि दिस चार्ज हैज टू बी वेरी 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 स्मॉल। एक बार इलेक्ट्रिक, देखो आप समझना ध्यान से और इसको इमेजिन भी करना, एक बार फील्ड का पिक्चर समझना जरूरी है। फील्ड एक फोर्स लगाने की टेंडेंसी है, ध्यान से देखना। मान लीजिए इस रूम में मेरे पास एक चार्ज कहीं चिपका हुआ है यहां पे, उसकी वजह से इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। मुझे किसी भी जगह पर यहां पर पता लगानी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, तो मैं अपने घर से एक चार्ज लिया मैंने 2 कूलम का और यहां रख दिया। यो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी बना रहा था, इसने मेरे इस चार्ज पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। हमको यह अपीयर हुआ कि जो चार्ज पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इस हमारे टेस्ट चार्ज पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो मैंने बोला 2 कूलम पे अगर 100 न्यूटन लगाएगा तो यूनिट चार्ज पे कितना लगाएगा, तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया 50 न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट हो गया। इसका दूसरा यूनिट है वोल्ट पर मीटर। वोल्टेज आगे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज किया करेंगे वोल्ट यूनिट, तो वोल्ट पर मीटर भी आएगा। लेकिन अगर यहां पे हमने एक चार्ज पर फोर्स ले लिया है 100 न्यूटन और 2 कूलम का चार्ज था, 2 से डिवाइड कर दिया, तो फोर्स ऑन यूनिट चार्ज आ गया 50 न्यूटन पर कूलम। अब ये 2 कूलम का चार्ज फेंक दो, ये 2 कूलम का चार्ज फेंक दिया हमने, वापस फेंक दिया। अब बताइए मेरा ये चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, आप बोलेंगे 50 न्यूटन पर कूलम बना रहा है। ये चार्ज यहां पर कितना फोर्स लगा रहा है, आप कहेंगे यहां पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा। क्यों? क्योंकि फोर्स तब लगाएगा जब कोई चार्ज रखोगे। फील्ड एक बार क्रिएट हो गया, वो हमेशा के लिए क्रिएटेड रहेगा अनलेस आप ओरिजिनल चार्ज को हटा दे। तो मेरे रूम में एक चार्ज ऑलरेडी फिक्स्ड है, उसकी वजह से रूम में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बनी रहेगी। अगर उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। तो 2 चार्ज जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक चार्ज अपना फील्ड बना रहा होता है और दूसरा चार्ज उसमें घुसता है तो फोर्स लगता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E में घुसेगा तो इस पे एक फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू Q इंटू E। आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए और यहां पे अब एक फॉर्मूला हम डिराइव कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यूजिंग कूलम्स लॉ। अगर मेरे पास एक चार्ज Q है जिसका फील्ड निकालना है, whose field is to be found, किस पॉइंट पे, एट P। तो यहां P पॉइंट पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, तो हमारे पास 2 चार्ज हो गए। कूलम्स लॉ बोलता है कि ऐसे में 2 चार्ज के बीच का फोर्स Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आर कैप, ये वेक्टर में फोर्स का फॉर्मूला ऑलरेडी कूलम्स लॉ पे था। लेकिन जो टेस्ट चार्ज है उससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो टेस्ट चार्ज से Q टेस्ट चार्ज कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया KQ बाय आर स्क्वायर आर कैप। यहां से आप अगर देखो, आपको यही याद रखना अभी कि अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है तो उससे किसी भी R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर KQ बाय आर स्क्वायर है। वहां से A डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर KQ बाय ए स्क्वायर है। वहां से B डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर KQ बाय बी स्क्वायर है। बहुत सिंपल रखिए, ज्यादा दिमाग में उधेड़ बुन नहीं पालनी है। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड at point P is towards the negative charge। मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो किसी भी जगह पर फील्ड का जो एरो बनाएंगे या वेक्टर बनाएंगे, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से अवे बनाना। इस पॉइंट पे फील्ड है, ये डिस्टेंस r है, फील्ड का आंसर KQ बाय आर स्क्वायर ही होगा, लेकिन अवे एरो बना देना, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। यहां पे चाहिए अवे फ्रॉम द चार्ज, यहां पे चाहिए अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे अबे 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 नहीं, अवे अवे फ्रॉम द
पॉइंट चार्ज। तो हर जगह ऐसा लगेगा जैसे कोई बल्ब रखा है और जिससे ऐसे रोशनी रोशनी निकलती बाहर की तरफ। जैसे हम लोग बनाते थे बचपन में, पेंटिंग बनाते थे ना, वो लैंडस्केपिंग, तो उसमें सन बनाते थे, सन से ऐसे सन रेज बाहर आती थी, वैसे ही अवे की तरफ यानी इससे बाहर की तरफ आएगी। अगर मैंने कहीं नेगेटिव चार्ज रखा और आपसे पूछा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो आप कहेंगे भाई किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, उसी पॉइंट से एरो अंदर की तरफ खींच लो, अंदर मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज? तो आप एरो टूवर्ड्स, इसकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ एरो बनाएंगे। ये डायरेक्शन हमको कैसे पता चला? ये इसी फॉर्मूले से पता चला। तो जब वेक्टर में फॉर्मूला लिख रहे हैं तो यूज क्यू विद साइन, यानी चार्ज का जो वैल्यू रख रहे हैं वो साइन के साथ रखेंगे। तो अगर साइन पॉजिटिव रखेंगे तो पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में आएगा, यानी अगर एक्स एक्सिस में फील्ड पूछोगे तो आई कैप में मिलेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में पूछोगे तो माइनस आई कैप में मिलेगा, क्योंकि यहां पे आई कैप या माइनस आई कैप रखोगे। और अगर नेगेटिव चार्ज यहां हुआ तो उसका एक माइनस साइन और आ जाएगा। तो अगर आई कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा और माइनस आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप वाले पोजीशन में माइनस आई कैप की तरफ होगा, माइनस आई कैप के पोजीशन में प्लस आई कैप की तरफ होगा। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टिव होगा। वैसे भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आप थोड़ा इमेजिन करो, ये माइनस क्यू चार्ज है, अगर इसके सामने पॉजिटिव चार्ज रखे तो माइनस क्यू इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल? अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड अट्रैक्टिव दिखती है और पॉजिटिव चार्ज की फील्ड ऐसे रिपल्सिव दिखती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो कभी भी पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन चार्ज से अवे। किस पॉइंट पर चार्ज से अवे? जिस पॉइंट पर फील्ड पूछा है उस पॉइंट को चार्ज से ज्वाइन करो और अवे की तरफ एरो बना दो, एरो चार्ज से बाहर जाता हुआ बना दो। तो यानी या तो फील्ड ऐसे रिपेल करता हुआ बनेगा, ऐसा लगेगा रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और या फिर अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो माइनस क्यू का फील्ड है ये आपको ऐसा लगेगा कि सारे पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ बुला रहा है, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। तो किसी भी पॉइंट पे फील्ड अट्रैक्टिव बनेगी। तो ऐसा दिमाग में पिक्चर बना लीजिए। मैं इसी का ग्राफ एक ड्रॉ कर रहा हूं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखना। मान लीजिए मैंने ओरिजिन पे चार्ज क्यू रख दिया और ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम एक्स एक्सिस में चले और यहां पे आई कैप में हो, मतलब मैं अगर मान लीजिए थोड़ा डिस्टेंस एक्स पे जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां पे पूछूं आपसे, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर और डायरेक्शन आई कैप। ये डायरेक्शन आई कैप क्यों? क्योंकि ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर आई कैप है। लेकिन अगर इस पॉइंट पे जाएंगे तो ये डिस्टेंस भी एक्स हो सकता है, लेकिन लेफ्ट में जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो अवे फ्रॉम द चार्ज या लेफ्ट में बनेगा। तो यहां पे मैंने E1 लिख दिया और यहां E2 लिख दिया और पूछा जरा E1 वेक्टर बताओ, तो E1 को आपने के क्यू बाई एक्स स्क्वायर आई कैप लिखा, जबकि E2 को आप लिखेंगे के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और यहां पे ये भी डिस्टेंस x है लेकिन यहां पे यूनिट वेक्टर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है, माइनस आई कैप। तो दोनों रिजल्ट में कुछ आपको तालमेल समझ में आ रहा है? अगर प्लस आई कैप के फील्ड को पॉजिटिव माने और माइनस आई कैप के फील्ड को नेगेटिव साइन के साथ ड्रॉ करें, इसको पॉजिटिव साइन के साथ और इसको नेगेटिव साइन के साथ, इसको पॉजिटिव माने और इसको नेगेटिव माने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा दिखेगा डिस्टेंस x के साथ? आप समझना ध्यान से क्या हो रहा है। ये ओरिजिन पे चार्ज है। अगर मैं कहता हूं चार्ज से 1 सेंटीमीटर दूर जाएंगे तो आप बोलेंगे फील्ड का आंसर है के क्यू बाय 1 स्क्वायर। चार्ज से 2 सेंटीमीटर पे जाएंगे तो फील्ड का वैल्यू होगा के क्यू बाय 2 स्क्वायर। चार्ज से 3 सेंटीमीटर पे जाएंगे तो फील्ड का आंसर होगा के क्यू बाय 3 स्क्वायर। तो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो फील्ड का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। और इधर भी जाएंगे तो भी फील्ड का वैल्यू डिक्रीज होगा, लेकिन इस साइड में फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव है और इस साइड में फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव है। तो मैं एक ऐसा ग्राफ बना रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड
डिस्टेंस x के साथ चेंज कर रहे हैं। आप जैसे जैसे आगे चलेंगे फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करेगा, लेकिन फील्ड होगा हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे आई कैप में चल रहा है, यहां माइनस आई कैप वाले को नेगेटिव बोल रहे हैं और प्लस आई कैप वाले को पॉजिटिव। तो देखिए ग्राफ में एक शेप ऐसे नीचे उतर के आएगा, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है फील्ड का वैल्यू घट रहा है, फील्ड का वैल्यू घट रहा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ने में घट रहा है, लेकिन हमेशा वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि फील्ड ऐसे अवे है, लेकिन अवे वाला एरो इसमें आई कैप यानी कि राइट साइड में है। तो हमने बोला राइट वाले डायरेक्शन को राइट साइड इज पॉजिटिव, मतलब राइट में अगर एरो चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, और लेफ्ट में एरो चलेगा तो नेगेटिव बोलेंगे। ये हमारा कन्वेंशन है कि हमने राइट साइड को आई कैप और लेफ्ट साइड को माइनस आई कैप ले रखा है। ये देखिए इधर ये चार्ज माइनस, यहां पे क्यू चार्ज है, तो राइट साइड में जाने पर डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट साइड में जाने पर भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां पे नीचे क्यों बनाया, क्योंकि यहां पे माइनस आई कैप लगा है, तो माइनस आई कैप वाले चीजों को नीचे बनाया। केवल डायरेक्शन अलग है इसकी वजह से ऊपर और नीचे। अगर मैग्नीट्यूड का ग्राफ पूछता तो हम इधर भी ऊपर बना देते और इसको भी पलट के ऊपर ऐसे ही कर्व बना देते। जल्दी ड्रॉ कर लो भाई। डिस्टेंस बढ़ने के साथ फील्ड डिक्रीज होगा। अगर यह शेप आपको समझ में आ गया तो मैं ऐसे कुछ शेप और आपसे पूछ सकता हूं। जैसे अगर मैं आपको यह बोलूं कि यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू ओरिजिन पे रखा है, माइनस क्यू, और राइट साइड अभी भी पॉजिटिव है, राइट साइड पॉजिटिव है। अब अगर यहां से कोई x डिस्टेंस पे तुम जाओगे तो ये तुम गए पॉजिटिव x एक्सिस में, लेकिन जब तुम नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड पूछोगे तो आंसर तो आएगा KQ/x², लेकिन फील्ड होगा टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स माइनस क्यू। ये वाला जो एरो है वो लेफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है, तो इस फील्ड का डायरेक्शन माइनस आई कैप हो जाएगा। या तो चार्ज के साथ सॉल्व करेंगे तो K-Q/x² और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P है आई कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ पॉइंट P है आई कैप, लेकिन चार्ज नेगेटिव है, तो आंसर आ गया KQ/x² माइनस आई कैप। तो अगर माइनस क्यू चार्ज ओरिजिन पे रख दो और फिर ऐसा ग्राफ पूछो तो आपको यही ग्राफ माइनस क्यू चार्ज के लिए दिखेगा ऐसे और ऐसे। थोड़ा दिमाग लगाओ क्या हुआ। इस साइड में जाएंगे तो टूवर्ड्स द चार्ज, ये एरो टूवर्ड्स बनाया, ये जो टूवर्ड्स द चार्ज वाला एरो बनाया ये राइट साइड में पॉइंट कर रहा है, राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है, और राइट साइड पॉजिटिव है, मतलब इधर की तरफ चल रहे हैं तो फील्ड पॉजिटिव आ रहा है, और इधर की तरफ चल रहे हैं तो फील्ड नेगेटिव आ रहा है। यानी लेफ्ट साइड में फील्ड डिक्रीज करेगा लेकिन पॉजिटिव ग्राफ है, और यहां भी डिक्रीज करता है लेकिन यहां पे नेगेटिव ग्राफ। ठीक है भाई, चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग एक नाम लिख लेते हैं सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहीं पर एक से ज्यादा चार्जेस होंगे तो सभी चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ऐड कर देना होगा। अगर पॉइंट चार्जेस बहुत सारे हैं, किसी ने बोला एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप कहेंगे भाई ये अगर प्लस Q1 चार्ज है और ये मान लो माइनस Q2 चार्ज है और ये हमने ज्वाइन कर दिया इसको, तो प्लस Q1 चार्ज का फील्ड तो ऐसे अवे बना देंगे, ये हो गया E1, और माइनस Q2 वाले का फील्ड टूवर्ड्स बना देंगे इसकी तरफ ही, ये हो गया E2। फिर इन दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, यानी कि हम लोग लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। अब दो वेक्टर कैसे ऐड होते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है, उससे सॉल्व करेंगे। लेकिन सुपरपोजिशन में क्या खास बात होती है? सुपरपोजिशन की खास बात होती है कि Q1 चार्ज का फील्ड आप जब निकालेंगे तो Q2 की चिंता नहीं करेंगे, और जब माइनस Q2 को निकालेंगे तो Q1 की चिंता नहीं करेंगे। यानी कि हर चार्ज अपना इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और
इसका इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे के प्रेजेंस और एब्सेंस पे डिपेंड नहीं करता, अनलेस इसके आने से किसी इंडक्शन से चार्ज का वैल्यू चेंज ना हो जाए। मैं फिर से बोलता हूं, यहां पे मामला थोड़ा गड़बड़ होता है कई बार कि तुम जो चार्ज लेके आए उसकी वजह से ये चार्ज की इंडक्शन की वजह से वैल्यू बदलने लगी या डिस्ट्रीब्यूशन बदलने लगा। इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है। लेकिन अगर आपने जो भी चार्ज देखा कि ये दो चार्ज रखे हैं तो इंडिविजुअली आपको वैल्यू निकालना है कि Q1 और Q2 का, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जरा पढ़ो, लिखना नहीं है, पढ़ना है, ये होमवर्क में ही जाएगा सवाल, लेकिन इसको पढ़ लिया। लिखा हुआ है ड्रॉ ई आर ग्राफ, मैं इसको ई एक्स ग्राफ कर देता हूं, ई एक्स ग्राफ फॉर 2 point charges Q1 and Q2 are located L distance apart, shown in the figure। यहां पे Q1 है, यहां पे Q2 है, इनके बीच का सेपरेशन L है, और एक को ओरिजिन पे रखा है, एक को कहीं X पे रख दिया है या X एक्सिस है। फिर लिखा है पहला पार्ट, when both are positive and equal, मतलब कि दोनों चार्ज बिल्कुल बराबर हैं और इक्वल वैल्यू के हैं और चार्ज दोनों पॉजिटिव हैं। एक मैं ड्रॉ करूंगा, बाकी 3 आप ड्रॉ करेंगे। आसान वाला मैं ड्रॉ करूंगा। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों के वैल्यू बराबर है, तो दोनों को प्लस Q और प्लस Q लिख दिया मैंने। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करना है, वो भी X के साथ, तो मैंने दोनों चार्ज बना दिए। अब आपको यह पता है कि किसी भी एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जनरल फॉर्मूले के हिसाब से KQ/x²। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अगर मैं x टेंडिंग टू 0 रखूंगा, यानी चार्ज से 0 डिस्टेंस रखूंगा, तो ये फील्ड का वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा। यानी ये चार्ज के आसपास में फील्ड इनफाइनाइट चलेगा, जैसे पिछले एग्जाम्पल में भी चल रहा था। पिछले एग्जाम्पल में चार्ज के राइट साइड में फील्ड प्लस इंफिनिटी था, तो लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी था। इसमें भी राइट साइड में प्लस माइनस इंफिनिटी था और फील्ड का वैल्यू माइनस इंफिनिटी था, और लेफ्ट साइड में फील्ड का वैल्यू प्लस इंफिनिटी था। तो आपको 2 ऑब्जर्वेशन मिल रहे होंगे। एक, बिल्कुल चार्ज के नजदीक जाते हैं तो फील्ड का ग्राफ ऐसे एसिम्प्टोट बन जाता है, टेंडिंग टू टच होता है, कट नहीं करता। दूसरा, इस ग्राफ में देखो तो राइट साइड में प्लस इंफिनिटी है तो लेफ्ट साइड में माइनस इंफिनिटी। इस ग्राफ में भी देखो तो राइट साइड में माइनस है और लेफ्ट साइड में प्लस है। इसका मतलब है इंफिनिटी तो आ रहा है और डायरेक्शन भी पलटता है, चार्ज को क्रॉस करते ही डायरेक्शन भी पलटता है। यहां पे ऐसे ही कुछ सोचेंगे। चलिए एक एक करके सोचते। ये पॉजिटिव चार्ज है तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बनाएगा, तो मिड पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बनाएगा, अवे फ्रॉम इटसेल्फ। ये चार्ज को ए बोल दिया तो ये ई ए हो गया। ये जो बी वाला चार्ज है ये भी इसके किसी भी पॉइंट पर फील्ड अवे बनाएगा और ये मिड पॉइंट पर भी अवे बनाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जब मिड पॉइंट पे पहुंचेंगे तो दोनों के फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसका मतलब यहां पे नेट फील्ड 0 हो गया, यहां पे मिड पॉइंट पे नेट फील्ड 0 है। अच्छा, अगर ए के पास में रहोगे तो ए स्ट्रॉन्गर फील्ड बनाएगा और बी के साइड में रहोगे तो बी स्ट्रॉन्गर फील्ड बनाएगा। ए के नजदीक रहोगे तो ए स्ट्रॉन्गर बनाएगा, बी के नजदीक रहोगे तो बी स्ट्रॉन्गर बनाएगा। यानी ए के पास में ए का फील्ड राइट साइड में है, वो जीतेगा और राइट साइड पॉजिटिव है, ये लिखा हुआ है राइट डायरेक्शन पॉजिटिव। और बी के नजदीक रहोगे, अगर मिड पॉइंट से बी के नजदीक रहोगे इस जगह पे, तो बी का फील्ड जीतेगा। बी कह रहा है लेफ्ट में बनाएंगे अवे, तो यानी कि यहां नेगेटिव होगा। अब एक ऐसा ग्राफ इमेजिन करो जो मिड पॉइंट के लेफ्ट में पॉजिटिव है और राइट में नेगेटिव है और बीच में 0 है, तो हम लोग बोलेंगे ऐसे करके क्रॉस होता हुआ लिया। कुछ सेंस बना क्या? तो आपको इसी तरीके से एक क्वालिटेटिव ग्राफ बनाना है, क्वांटिटेटिव नहीं बनाना। सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड समझ नहीं आया, एक बच्चा कह रहा है सुपरपोजिशन समझ नहीं आया। सुपरपोजिशन मतलब होता है, मान लीजिए एक चार्ज ने बोला कि मेरी वजह से यहां पे फील्ड बनेगा 10, आपने कहा दूसरा चार्ज रख देते हैं, ये Q1 है ये Q2 है, Q2 बोल रहा है मेरी वजह से फील्ड यहां पे बनेगा 5।
अगर दोनों चार्ज एक साथ रख दे तो यहां टोटल फील्ड कितना बनेगा? आप कहेंगे भाई डायरेक्शन भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, तो 15 बन जाएगा। लेकिन कहीं पर एक चार्ज ने बोला मेरी वजह से फील्ड बनेगा 10, दूसरे चार्ज ने बोला मेरी वजह से फील्ड बनेगा यहां पे 3। अब दोनों चार्ज का फील्ड अपोजिट है और हमें नेट फील्ड निकालना है, तो आपने कहा इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये +10 है और ये -3 है, तो यह आंसर आ जाएगा +7। अब दो वैल्यूज को ऐड कैसे करते हैं वेक्टर में, अगर ये मुझसे पूछोगे तो फिर तो हम लोग बहुत लल्लू निकले, हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। चलिए, यहां -∞ स्टार्ट हुआ, +∞ से कर दो, यहां +∞ से स्टार्ट हुआ, -∞ से कर दीजिए। ये ग्राफ हो गया। थोड़ा इमेजिन करो क्या किया आपने, इसके आसपास में यानी जहां पे चार्ज ए है उसके अगल बगल में ए का फील्ड स्ट्रॉन्गर चलेगा, बी चार्ज के अगल बगल में बी का फील्ड स्ट्रॉन्गर चलेगा, तो दूसरा क्या बना रहा फर्क नहीं पड़ता। अगर एक ने बोला मैंने इंफिनिटी बनाया और दूसरे ने बोला मैंने 5 बनाया, तो इंफिनिटी में से 5 ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर तो इंफिनिटी चलेगा। दूसरा चार्ज बोल रहा है मैंने इंफिनिटी बनाया, अपने सर पे इंफिनिटी बनाया, और पहला वाला बोल रहा है मैंने तुम्हारे ऊपर 50 बनाया, ये कह रहा मैं +∞ बना रहा हूं, वो कह रहा नहीं मैं -50 बना रहा हूं। अरे यार +∞ -50 ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, इंफिनिटी से ही चलेगा। थोड़ा सा इमेजिन और करो, आपको ये पॉजिटिव चार्ज दे दूं, इसको पॉजिटिव चार्ज बोल दूं, तो पॉजिटिव चार्ज अपने से यहां पे फील्ड का डायरेक्शन निकालना, थोड़ा इमेजिन करना, जहां पर फील्ड का डायरेक्शन निकालना है वहां पे +1 चार्ज रख दो। अब ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट? आप कहेंगे जी रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट? ये भी रिपेल करेगा। बिल्कुल बीचों बीच है, जितना डिस्टेंस यहां से जितना उतना डिस्टेंस यहां से, चार्ज भी बराबर है तो बराबर फोर्स लगेगा, बराबर फोर्स लगेगा तो ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर इसी +1 चार्ज को मैं इधर रखूं, यहां पे ए के नजदीक और बी से दूर, ए के पास रख, तो आप कहेंगे ए वाले का फोर्स स्ट्रॉन्गर बनेगा और बी वाले का रिपल्शन वीक बनेगा। तो ए का स्ट्रॉन्गर फोर्स बनेगा, ए ज्यादा रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स राइट में आएगा, राइट साइड के डायरेक्शन को हमने प्लस बोला है, तो यहां पे फील्ड का डायरेक्शन प्लस हो गया। इस प्लस चार्ज को मैं यहां रख देता हूं +1 को, तो आप कहेंगे बी भी रिपेल करेगा, ए भी रिपेल करेगा, लेकिन बी ज्यादा रिपेल करेगा क्योंकि बी के नजदीक है, तो ज्यादा रिपेल करेगा यानी कि फोर्स लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट मतलब नेगेटिव हो गया, यानी कि मिड पॉइंट के लेफ्ट साइड में फोर्स का यानी फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से चलेगी फील्ड, और यहां पे नेगेटिव चलेगी फील्ड, तो मतलब ऊपर से यहां कट करते हुए नीचे ही तो जाएगी। फिर मैंने क्या सिखाया, जैसे ही किसी चार्ज को क्रॉस करते हैं और वो +∞ से स्टार्ट हुआ, तो यहां -∞ से उठेगा। क्यों? क्योंकि राइट साइड में ये अवे बना रहा है राइट में, तो दूसरे साइड जाओगे तो अवे का मतलब हो जाएगा लेफ्ट, राइट साइड का मतलब है पॉजिटिव, तो इधर लेफ्ट साइड में जाओगे तो आंसर आएगा नेगेटिव। थोड़ा इमेजिन करो यार, दिमाग लगाओ थोड़ा। टेस्ट सिलेबस में इस बार वर्क एनर्जी और रोटेशन देंगे, वर्क एनर्जी कोलिजन रोटेशन। लेकिन तुम कह रहे हो सर ये तो केवल एक ही वजह से निकाल रहे हैं आप, दूसरे को तो इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे। अबे ये तो अपने पास में इंफिनिटी बना था, इंफिनिटी में कुछ भी डालोगे हमेशा। अच्छा, अभी आगे चलने पर क्या होगा देखो, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे कहीं पर भी +1 चार्ज रख दो, तो पॉजिटिव चार्ज +1 को रिपेल करेगा, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी रिपेल करेगा। अभी दोनों रिपेल करेंगे तो रिपल्शन हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा, तो ये ग्राफ हमेशा ही नेगेटिव रहेगा ना, ये कभी जीरो थोड़ी ना हो रहा है। ये कह रहा मैं भी रिपेल करूंगा, वो कह रहा मैं भी रिपेल करूंगा, तो दोनों रिपेल ही कर रहे हैं ना, तो दोनों के रिपल्शन एक ही डायरेक्शन में आ गए, एक डायरेक्शन में, यानी कि हर जगह नेगेटिव ग्राफ रहेगा। ऐसे बोल रहा है, ये यहां पे बोल रहा है यहां पे कोई +1 रख दो, तो बी की वजह से बी कह रहा मैं रिपेल करूंगा राइट में, और ए कह रहा मैं भी रिपेल करूंगा राइट में, तो दोनों यार राइट में रिपेल कर रहे हैं, तो ये राइट में फोर्स लग रहा है, मतलब दोनों का पॉजिटिव आंसर है, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करोगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, इसमें क्या गड़बड़ है। एनएलएम टेस्ट में कभी नहीं आया, एनएलएम भी डाल देंगे, चलो और कोई इच्छा।
एनएलएम वर्क एनर्जी और रोटेशन पूरा। अब आपको सेकंड, दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन अनइक्वल हैं। अनइक्वल में तुम Q एंड 2Q ले लेना। फिर लिखा है Q1 इज पॉजिटिव, Q2 इज नेगेटिव बट इक्वल, यानी कि Q1 और Q2 का साइन अलग है बट वैल्यू इक्वल है, वैल्यू इक्वल है। यहां पे एक पॉजिटिव है, यहां पे Q1 लिख देते, Q1 इज नेगेटिव, Q2 इज पॉजिटिव एंड इक्वल, यानी कि एक Q है माइनस Q है और दूसरा प्लस 2Q है। आप ये लिख लीजिए, बाद में कहेंगे सर आप, जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं ऐसे ही लेके कर लूंगा जिससे कि मेरे कुछ डेफिनेट रिजल्ट आए, मुझे दिखने लगे। एक चार्ज को ले लिया नेगेटिव चार्ज, दूसरे को ले लिया पॉजिटिव और दोनों अनइक्वल है, तो नेगेटिव को ले लिया मैंने -Q और दूसरे को ले लिया +2Q, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव भी हो गया और अनइक्वल भी हो गए। सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, वर्क एनर्जी, रोटेशन, मोमेंट ऑफ एनर्जी, पूरा रोटेशन और न्यूटन्स लॉ। कितने ग्राफ आपको बनाने? 3 ग्राफ, तो 3 ग्राफ का आप होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा। मैं इसका चाहो तो वीडियो भेज देंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है? इजी है बहुत। अब क्या है, कुछ एक दो सवाल, ये वैसे मैं कराता नहीं हूं बच्चों, कभी नहीं कराता ये वाला टर्म जो है कि अगर किसी चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, तो चार्ज को रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में ई में, तो लिखा हुआ चार्ज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज F इज इक्वल टू QE। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड is uniform, QE is uniform, then acceleration of charge A is equal to QE by M is also uniform। और यहां पे हिंट, जस्ट लाइक जी। अब आपको कुछ सवाल ऐसे इंटर कन्वर्टेड सवाल मिलेंगे जिसको आप ग्रेविटेशनल फील्ड में या ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ सॉल्व कर चुके हो। जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर एक पार्टिकल को फेंक देते हैं तो प्रोजेक्टाइल ऐसे ऊपर से जाके नीचे गिर जाता है, आप कहते हैं वाह वाह ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल होता है सर, आहा हम मैक्सिमम हाइट निकाल देते हैं, हम टाइम ऑफ लाइट निकाल देते हैं, हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, सब कर सकते हैं। जैसे ही अब किसी चार्ज को ऐसे प्रोजेक्टाइल बना के फेंका और बोला यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो लोग रोने लगते हैं, सर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को फेंक दिया सर, चार्ज चलने लगा सर, आप तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। अबे फील्ड में चार्ज चल सकता है, क्यों? क्योंकि चलता हुआ चार्ज एक ही चार्ज है, एक चार्ज चलना अलाउड है। क्यों? क्योंकि एक चार्ज मैग्नेट बनेगा तो दूसरा कोई मैग्नेट थोड़ी ना उसके ऊपर फोर्स लगाने वाला। सो वी आर अलाउड टू हैव वन चार्ज इन अ क्वेश्चन विच इज मूविंग। तो मैंने एक चार्ज को प्रोजेक्टाइल में फेंक दिया लेकिन जी नहीं है, तो सर प्रोजेक्टाइल कैसे हुआ? अबे जी की जगह ही तो ई है। मान लीजिए मैंने ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक चार्ज को यहां से सामने की तरफ फेंक दिया। ये चार्ज का वैल्यू -E है और मास m है। आप बोलेंगे जी सर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसमें नीचे की तरफ है और ये मैंने इलेक्ट्रॉन फेंका है, तो इलेक्ट्रॉन में ऐसा लगेगा जैसे बिल्डिंग के छत से अगर एक चार्ज को, पार्टिकल को फेंकते थे तो नीचे गिरता था क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे था। अभी इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा क्योंकि चार्ज का वैल्यू -E है, तो फोर्स हो जाएगा -E इंटू ई बाई एम। माइनस का मतलब है डायरेक्शन पलट दो, तो हमने बोला फिर जो फोर्स अपॉन मास कर दिया तो एक्सेलरेशन आ गया ई बाई एम, तो एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट का हो गया ई बाई एम अपवर्ड्स। अब ये चार्ज जो है इस फील्ड में चलने के बाद ऐसे मुड़ने लगेगा। क्वेश्चन पूछा
आगे चलने पर ये चार्ज का कितना वेलोसिटी हो गया, या ये चार्ज यहां से यहां तक पहुंचने में कितना एंगल घूम गया, या ये चार्ज यहां से यहां तक पहुंचने में कितना ऊपर खिसक गया। खेल समझ रहे हो? क्या प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल कभी किए हैं? अभिषेक राजपूत कह रहे सर इंडक्शन से भी हो सकता है, दूसरे में मैग्नेट। इंडक्शन से भी हो सकता है, पता नहीं क्या। अभी तो हम फिक्स, मतलब एक चार्ज चल रहा है, उसके अलावा सब फिक्स्ड है। आप ये नहीं सोचिए सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है ये भी चलने लगा तो, अरे यार वही तो बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म वो नहीं चल रहा, बाकी कोई चार्ज नहीं चल रहा, तो इंडक्शन से क्यों हो जाएगा? ठीक है, तो अभी इस तरह के एक दो सवाल हम करते हैं जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं नॉर्मली नहीं पढ़ाता था क्योंकि आपको ये सब मैकेनिक्स में पढ़े हुए केसेस हैं, लेकिन दो चार एग्जांपल कर लेते हैं, इसके बाद कोई इसको डिस्कस नहीं करे, मेरे सर में दर्द होता है ये सब डिस्कस करने में। देखिए लिखा पेंडुलम ऑफ बॉब 80 मिलीग्राम एंड कैरिंग अ चार्ज इतना कूलम इज एट रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड टू 20,000 वोल्ट पर मीटर, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड एंड द एंगल। मुझे आप ये बताओ कि एक पेंडुलम के सामने अगर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे और इस पेंडुलम पे चार्ज क्यू हो और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में लगा दिया जाए, तो इस पे एक फोर्स लगेगा, वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यू ई, साथ ही साथ इस पेंडुलम पे एक फोर्स लग रहा है एम जी। इसकी वजह से पेंडुलम बन जाएगा एंगल थीटा पे। तो क्या टैन थीटा का वैल्यू किसी को याद है? बोल रहे सर हर क्लास में ये आता है, कभी सूडो फोर्स लगता है तो आप एम ए बाई एम जी बोलते हो, कभी कोई और फोर्स लगता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगा तो एफ अपॉन एम जी बोलते हो, कभी कोई और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा तो सेंट्रीफ्यूगल अपॉन एम जी बोलते हो, यहां पे क्यू ई फोर्स लगा तो क्यू ई बाई एम जी बोल देंगे। चार्ज हमें दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, मास भी दिया है, जी हमें पता है, ये सबका वैल्यू रखेंगे तो टैन थीटा आ जाएगा। फिर टेंशन का वैल्यू पूछा, अंडर रूट ऑफ क्यू ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। आंसर बोलिए। बहुत पुराना सवाल है लेकिन सवाल तो है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये अभी हमने लिख लिया है कि यहां पे जो फोर्स है वो ऐसे क्यू ई बाई एम का एक्सेलरेशन देगा जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि जी इफेक्टिव, मतलब जी की जगह जी इफेक्टिव आ गया। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो उसको mg को भी ऐड कर देना, अगर ग्रेविटी नहीं है तो mg को ऐड मत करना, लेकिन g की जगह QE बाई m लगा देना। QE क्या है? वाह वाह वाह, क्या सवाल पूछा। अभी थोड़ी देर पहले ये बताया भाई, तुम लोग भूल जाते हो। यहां दो बार लिख लिया है, दो बार, आपने एक बार भी नोटिस नहीं किया। अ पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड वाइस वर्सा, यानी कि किसी चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख देंगे, किसी चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख देंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। आप आराम से समझो, जैसे कि किसी मास m को ग्रेविटेशनल फोर्स G में फील्ड G में रख देते तो फोर्स लगता है mg। सर m मास को ग्रेविटी में छोड़ दिया तो फोर्स लगा mg, उसमें m क्या है? मास है, और g क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसे ही चार्ज q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखेंगे तो मास की जगह है q है और g की जगह E है, Q इंटू E। चलिए ये सब लल्लू सवाल है लेकिन एक आध कर लेते हैं। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q is released from rest vertically upward uniform electric field of magnitude E
फाइंड डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू ट्रेवल एल डिस्टेंस। अगर एक पार्टिकल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा तो उस पे फोर्स लगा क्यूई और डिवाइड बाय मास कर दिया, एक्सेलरेशन आ गया। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये चार्ज एल डिस्टेंस ट्रेवल किया, सवाल पूछा टाइम बताओ। आपने बोला टाइम होता है √2L/g, जी की जगह लिख दिया ए, 2L/QE/m। बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स भी ले लो लेकिन mg का वैल्यू कम है, तब फिर ये तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में टाइम का वैल्यू √2L/a-g। mg वाला नीचे लगेगा, mg/m करोगे तो g आ जाएगा। तो यहां पे नेट एक्सेलरेशन QE/m - g। चलिए ये एक बार ये क्वेश्चन देख लेते, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। अब पढ़ते हैं, आराम आराम से पढ़ो और ये क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सवाल सरदर्द बनता है बाद में। पढ़ना आराम से। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल चार्ज प्लेट एज शोन इन द फिगर। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, दो प्लेट्स ऊपर नीचे दिख रहे, प्लेट के बीच का गैप L है। V0 वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन एंटर्स फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स। सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स का मतलब है प्लेट के बीच में जो गैप है ऊपर से भी आधा है, नीचे से भी आधा है। क्या है? सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स विद स्पीड V0, लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज L, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड। अब आप बताओ, ये पूरा प्रोजेक्टाइल का सवाल है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी V0 है, लेकिन फील्ड नीचे है और चार्ज का नाम इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज को फील्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स का आंसर, नेगेटिव वैल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट आ जाएगा, अपोजिट टू ई हो जाएगा। तो फील्ड अगर नीचे है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर लगेगा। अगर ये फील्ड पॉजिटिव होता, मतलब चार्ज पॉजिटिव होता, तो फील्ड भी नीचे है तो चार्ज नीचे की तरफ मुड़ता। अभी ये चार्ज फील्ड के अपोजिट चलता है, ये याद रखिएगा। नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट चलेंगे या फील्ड के अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। यहां पे फील्ड डाउनवर्ड है तो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मुड़ेगा। वैसे भी ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ रहा है इलेक्ट्रॉन ऐसे। चलिए, तो फील्ड इस पे फोर्स लगा, मैंने बोला E × E डिवाइडेड बाय मास कर दिया, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन आ गया। तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सामने की तरफ वेलोसिटी है लेकिन एक्सेलरेशन 0 है। अगर आप अर्जुन बन चुके हैं तो आप हॉरिजॉन्टल मोशन अलग सॉल्व करेंगे और वर्टिकल मोशन अलग सॉल्व करेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन में इसका डिस्प्लेसमेंट L होना है और हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो टाइम टू क्रॉस द प्लेट्स, टाइम आया L/V0, टाइम आ गया L/V0, टाइम टू क्रॉस। यहां से चल के यहां हॉरिजॉन्टल पहुंचने का टाइम आ गया। उतने टाइम में ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, तो जब बाहर निकलेगा तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो V0 होगा, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी कुछ Vy हो जाएगा। लेकिन x y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यहां से यहां पहुंचने का टाइम t है, t हमने निकाल दिया। तो हम लोग वर्टिकल, यानी कि ये वर्टिकल डायरेक्शन देखेंगे तो y वेलोसिटी इनिशियल 0 है और बाद में Vy है और टाइम t है और एक्सेलरेशन a है। तो हम लोग लिखेंगे y वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस at। a की जगह लिखा EE/m और टाइम की जगह लिखा t की जगह लिखा L/V0। तो EE/m L/V0। ये हुआ वो वेलोसिटी जिससे पार्टिकल यहां परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा, प्लेट के परपेंडिकुलर। इस समय जब बाहर आएगा तो किसी अल्फा एंगल पे आएगा, लेकिन आपको पता है ये जो tan अल्फा हम निकालते हैं इसमें y वेलोसिटी होता है और x वेलोसिटी होता है, उनका रेशियो होता है। तो या ये जो थीटा एंगल निकालना, थीटा लिख दिया, थीटा लिख दिया। तो थीटा एंगल tan थीटा इक्वल टू Vy/Vx। Vy की जगह लिखा है हमने at, at का वैल्यू लिख दिया है EE/m इंटू L/V0 और x वाला वेलोसिटी V0 है।
वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो गया, EEL/m, ये आ गया tan थीटा का वैल्यू। देखिए हाँ, mg नहीं ले रहे इसमें। देखो अनलेस mg के बारे में बात करें तब तक mg लेना नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वगैरह इतने लाइट मास होते हैं कि जो भी इफेक्टिव फोर्स है ये उसके ऊपर mg का वैल्यू इज entirely negligible as compared to electric force experienced by electron। ये सवाल होमवर्क है, इसमें ये वाला ही आंसर आएगा। याद रखिए जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है ठीक उसके अपोजिट में ही टेंशन मिनिमम होता है। आपको एक बार मैं सर्कुलर मोशन जब पढ़ा रहा था तो आपने बोला था कि सर सबसे नीचे वाले पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम होता है और उस समय ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड होता है। फिर हम इसको वेलोसिटी देते हैं तो सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे टेंशन मिनिमम होता है, लेकिन यह तब था जब केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, इसलिए जब सबसे नीचे था तो स्टेबल इक्विलिब्रियम था और सबसे ऊपर में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। यह यहां से यहां चल के जा रहा था। अब की QE वाला फोर्स भी लगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पे चला जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था कि हॉरिजॉन्टल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक QE फोर्स लगेगा और एक mg लगेगा। तो यहां का जो एंगल है वो बैलेंस वाला पॉइंट हो गया, जहां पे बैलेंस्ड है। तो जहां पे ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड होता है वो मैक्सिमम टेंशन वाला पॉइंट होता है, यहां पे मैक्सिमम है। फिर ठीक इसके अपोजिट जाएंगे तो टेंशन मिनिमम हो जाएगा। तो आपको सवाल पढ़ लो, यही पूछा है। A charged ball of charge q, mass m is attached to string and whirled around vertical uniform horizontal electric field E in vertical plane as shown in the figure। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है लेकिन सर्कल वर्टिकल में है। The angle made by string downward vertical when the tension in the string is minimum। तो हमको ये जो यहां से एक एंगल थीटा पता लगाना कि कहां पे स्ट्रिंग मिनिमम हुआ। तो आप कहेंगे भाई यहां से अगर कितना एंगल चलने के बाद मिनिमम हुआ पता लगाना है, तो ये थीटा तो हमें पता है, ठीक इसका अपोजिट यानी कि पाई प्लस थीटा। यहां से यहां तक ऊपर तक हो गया पाई, लेकिन अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम टेंशन नहीं है, जहां पर बैलेंस है उसके अपोजिट में मिनिमम टेंशन। अच्छा, पिछले सवाल में वी नॉट कटेगा नहीं, हाँ सही कह रहे हैं, वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। Six charges, 3 positive, 3 negative of equal magnitude are to be placed at the vertices of regular hexagon such that electric field at O is double of electric field when only positive charge of same magnitude is placed only at R। आराम से समझना है, ध्यान से देखना है। कहानी कहां मोड़ दी इन्होंने। बोला O पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से निकालो, केवल R पे एक चार्ज प्लस Q रखो। तो R पे अगर प्लस Q रखेंगे तो R की वजह से यहां O पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। मान लो ये डिस्टेंस R है, यहां पे O पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमारा ओनली एट R अगर चार्ज Q हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा KQ/R² और टूवर्ड्स लेफ्ट बनेगा। लेफ्ट क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो यहां पे एरो लेफ्ट की तरफ बनेगा। अच्छा, यहां प्लस है। अब पूछ रहा है कि अगर 6 के 6 कॉर्नर पे चार्ज रख दे और फील्ड अब जो बने वो उसका डबल बने। देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज डबल द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन ओनली वन पॉजिटिव चार्ज इज केप्ट एट R। तो अगर केवल एक ही चार्ज R पे है तो जितना फील्ड बने सारे चार्ज रखने पर उसका डबल बने। तो आप देखना, डबल बनाने के लिए हमको यहां R के एग्जैक्ट अपोजिट जो पॉइंट U है वहां -Q रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि +Q बोलेगा अवे यानी लेफ्ट, और -Q इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा टूवर्ड्स। टूवर्ड्स मतलब वो भी लेफ्ट। कभी भी फील्ड के डायरेक्शन को लेके कंफ्यूजन हो
तो जहां पर फील्ड पूछ रहे हो वहां +1 रख दो। अगर मैं यहां पे +1 चार्ज लिख दूं तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और यहां -q चार्ज रख के यहां देखा तो +1 को ये अट्रैक्ट करेगा। दोनों फील्ड बिल्कुल बराबर है क्योंकि डिस्टेंस यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, चार्ज भी सारे बराबर है। तो मैंने यहां +q क्यों रखा, सॉरी -q क्यों रखा, +q क्यों नहीं रखा? अगर यहां +q रखेंगे तो r और u का फील्ड कट जाएगा, तो तुम्हारे फील्ड का डायरेक्शन यहां पे सिंपली नहीं आएगा। तो मैंने क्या बोला, अगर r पे पॉजिटिव चार्ज पहले से था और सारे चार्ज रखने, आफ्टर कीपिंग ऑल चार्जेस, इफ आई कीप -q एट u, तो फिर +q और -q का फील्ड ऐड होकर यहां पे डबल फील्ड बना देगा। इसका मतलब है बाकी चार लोग फील्ड नहीं बनाएंगे क्या? बाकी चार का फील्ड हम काट देंगे। जैसे ये जो P है, इस पे अगर मैंने प्लस चार्ज रखा तो फिर मैं ये जो S है उस पे भी प्लस रख दूंगा, तो P का प्लस और S का प्लस आपस में कट जाएगा। अगर मैंने Q पे माइनस रखा तो मैं इस T पर भी माइनस रख दूंगा, लेकिन अगर यहां पे माइनस रखा तो यहां माइनस करेंगे और इधर प्लस रखा तो इधर भी प्लस रखेंगे। तो आपको यह समझ में आ गया कि P और Q पे साइन अपोजिट है, R और U पे साइन अपोजिट है, और S और T पे साइन अपोजिट है, लेकिन P और S का साइन एक जैसा है, Q और T का साइन एक जैसा है। अब सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं और एक एक करके। P Q R S, P और S का साइन सेम होना चाहिए था, गलत हो गया। P Q R S, P और S का साइन सेम होना चाहिए था, यह गलत हो गया। इसकी बात करते, P Q R S साइन सेम आ रहा है, हाँ ये हो सकता है, लेकिन अब Q और T का देखते हैं। तो P और Q का साइन अलग होना चाहिए था, अपोजिट होना चाहिए था, ये गलत हो गया। इसको चेक करते हैं। P Q R S, P और S का साइन सेम, Q और T का साइन सेम, वो भी सेम, बिल्कुल सही। Q और T सेम हो गए, P और S सेम हो गए, और R और U का साइन अपोजिट, R पॉजिटिव है, U नेगेटिव है, तो R और U का वैल्यू ऐड हो गया। तो P से S कट गया, Q से T कट गया, और R और U ऐड हो गया, तो टोटल फील्ड डबल हो गया। करेक्ट है क्या? अब हमारा आज का मेन मुद्दा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रिजिड बॉडीज। हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स हैं जो हमें पकड़ने हैं। कभी मतलब ऐसे लगे कि सर क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं, कौन कौन से याद रखने हैं। रॉड के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो रॉड हो गया, रॉड मतलब है स्ट्रेट लाइन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, लीनियर चार्ज, रॉड होगी। रॉड का ही एक एग्जाम्पल का वीडियो मैंने आपको भेजा कल। दूसरा, राकेश कह रहे हैं सर आप मुझे रिप्लाई नहीं देते, तुम्हारा सवाल ही कुछ नहीं था तो रिप्लाई कहेगा। रॉड लीनियर चार्ज, फिर आर्क यानी सर्कुलर आर्क, ये भी हमने करा दिया है आपको, ये भी लीनियर चार्ज में। तीसरा है रिंग, ये अभी करेंगे, ये भी लीनियर चार्ज में आ गया। चौथा है डिस्क, पांचवा है डिस्क हो गया, पांचवा है शेल, छठवां है स्फीयर, फिर है सिलेंडर। ये जो चार रिजल्ट हैं ये इंटीग्रेशन से करते हैं, और ये बाकी तीन रिजल्ट हैं वो हम गॉस लॉ से करते हैं, गॉसिस लॉ। इंटीग्रेशन बेस्ड दो रिजल्ट मैंने इंटीग्रेशन बता दिए। इंटीग्रेशन से रिजल्ट डिराइव कोई नहीं करवाता, मतलब कराएगा थोड़ी ना एग्जाम में, लेकिन हमको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कैसे सॉल्व हुआ, जिससे कि कोई अगर हेर फेर करे तो हम मामला पकड़ पाए। ठीक है, तो एक सवाल कर लेंगे इसमें रॉड वाला, इंटीग्रेशन से करते हैं। ठीक है, ये 4-5 तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, मेनली इनका ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमको याद करके जाना है और इनके रिजल्ट याद ही रखने हैं। रिमेंबर द रिजल्ट्स, बस याद रखने हैं
और इनमें से ही कोई एक सवाल 100% चलाएगा। ये 7-8 केस है। ज्यादा चांस किसके आने का है? शेल और स्फीयर का। तो ये मतलब नो रिलैक्सेशन इन दिस केस, सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। तो चाहे मुझे 10,000 सॉल्व करने पड़े क्वेश्चन, लेकिन स्फीयर के सवाल जितने भी मिलेंगे, चाहे वो स्फेरिकल शेल हो या सॉलिड स्फीयर हो, उसके सवाल ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा ये शेल और स्फीयर के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमको लैम्डा यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ या लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया रहता है। आपको याद होगा ऐसे में हम मास का वैल्यू लैम्डा डीएक्स लेते थे और डीएक्स को सेलेक्ट करते थे एट एक्स, सेलेक्टेड एट एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू 0 से एक्स डिस्टेंस जाके और डीएक्स सेलेक्ट करते थे। एक्स इक्वल टू 0 या तो क्वेश्चन में गिवन होता था या हम अपनी मर्जी से ले लेंगे। अब सवाल देखना और समझना। ये जो सरफेस वाला है इसमें सिग्मा दिया रहता था, तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए, और यहां पे डी ए एरिया इज सेलेक्टेड, एग्जाम्पल थिन रिंग of radius r and thickness dr is taken in a disk। सर्कुलर डिस्क में हम ऐसे ही रिंग बनाते थे, तो एरिया डीए का वैल्यू हो जाता था 2πr/dr। ये पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, जिनको नहीं याद आए वो इंटीग्रेशन वाले में देख लेना, नहीं तो सेंटर ऑफ मास वाले में देख लेना, नहीं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले में देख लेना। 3 बार ये आपके सामने आ चुका है, हर बार मैंने पूरे प्यार से इसको बताया है। क्या है, मैं थोड़ा जल्दी चलना चाह रहा हूं, इसलिए थोड़ा टाइम कम देता हूं नोट करने के लिए। ये चीजें बहुत ऑब्वियस है, ये आपने करी हुई है, इसलिए इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, केवल देख लो। अभी ये नोट्स पहुंच जाएंगे, ये कौन सा पूछने वाला, कोई रिजल्ट लिख लेना, इसको मत वो करो, अभी नोट मत करो भाई, है ना, ये सब पढ़ा हुआ है आपने। चलिए, 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तुम्हारे पास, आपको याद होगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम वाला है। वॉल्यूम वालों के लिए चार्ज को हम रो डीवी बोलेंगे, लेकिन वॉल्यूम वाले एग्जाम्पल इंटीग्रेशन से करने ही वाले नहीं है हम लोग। देखो यहां पे जो एग्जाम्पल इंटीग्रेशन से होने वाले हैं वो वॉल्यूम वाले थे, स्फीयर, सिलेंडर और ये, तो इसमें हमारे पास गॉस लॉ है, इसलिए हमको इसकी चिंता नहीं है। इंटीग्रेशन जिसमें कर रहे हैं वो या तो लीनियर वाले या डिस्क एरिया वाला, इसलिए हम लोग ज्यादा चिंता इसमें नहीं करत हैं। ये वाला हमने एक सर्कुलर आर्क वाला एग्जाम्पल आपको भेजा है वीडियो, इसको आप उस वीडियो से देखना कैसे डिराइव हुआ। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक सर्कुलर आर्क है। अब ये सर्कुलर आर्क का टोटल एंगल सेंटर पे बन रहा है थीटा। फिर से सुनो, एक सर्कुलर आर्क दी हुई है, किसी ने बोला इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। आप बोलेंगे सर्कुलर आर्क का कोई चार्ज दोगे कि नहीं, तो किसी ने बोला ये लो चार्ज भाई। तो 2 चीजें हैं, इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका रेडियस r है और यहां इसका सेंटर है। किसी ने पूछा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप ये कह दीजिए कि ये जितना भी टोटल एंगल बना रहा है, अगर वो थीटा एंगल है तो इसके बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर की लाइन ड्रॉ कर देते, एंगल बाइसेक्टर की लाइन, यानी जितना रिंग राइट में है उतना ही रिंग लेफ्ट में है। अगर मैं इसमें यहां पे कोई भी छोटा सा टुकड़ा ले लूं और उसका यहां से किसी भी एंगल अल्फा पे एक छोटा सा टुकड़ा लेके इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं डीई, तो डीई का एंगल बाइसेक्टर पे कंपोनेंट आएगा डीई कॉस अल्फा और परपेंडिकुलर में आएगा डीई साइन अल्फा। ऐसे ही ऐसा छोटा टुकड़ा राइट साइड में भी ले ले और राइट साइड में भी अल्फा एंगल पर ही ले ले, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे बनेगा डीई, तो डीई कॉस अल्फा नीचे बनेगा और डी साइन अल्फा इधर बनेगा। तो बताइए कौन सा कंपोनेंट आपको कैंसिल होता हुआ दिख रहा है और कौन सा ऐड होता हुआ। तो आप देखते ही कहेंगे सर कॉस वाला ऐड हो गया और साइन वाले कट जाएंगे। तो हम लोग इंटीग्रेशन किसको करेंगे, कॉस को करेंगे या साइन को करेंगे? तो आप बोलोगे कॉस वाले को कर लो,
लेकिन अगर मैं डीई कॉस अल्फा, अब देखो दोनों को ऐड नहीं करना है, केवल इंटीग्रेट करना, तो मैंने एक जो डीई निकाला उसके दो कंपोनेंट कर लिए। सिमिट्री से मुझे पता चल गया साइन वाले कट जाएंगे तो कॉस वाले ऐड हो जाएंगे, तो सबके कॉस वाले ऐड कर देते हैं, सबके कॉस वाले ऐड कर देंगे तो इंटीग्रेशन लिमिट इधर से इधर तक चलेगी, यानी कि -θ/2 से +θ/2, क्योंकि मिड पॉइंट से ले रहे हैं, मिड पॉइंट से रेंज ले रहे हैं, तो मिड पॉइंट से लेफ्ट में यानी -θ/2 और फिर राइट में गए तो +θ/2, -θ/2 से +θ/2 तक इंटीग्रेशन चलेगा। तो जब आप देखेंगे ये जो मैंने सॉल्व किया है इसमें ये इंटीग्रेशन -θ/2 से +θ/2 इंटीग्रेट करा, वो भी कॉस वाला कंपोनेंट, तो आंसर 2k λ/r sin θ/2 आ जाएगा। तो आप इस रिजल्ट को अच्छे से याद कर लें, ठीक है। अब मैं आपको पूछता हूं कि मेरे पास अगर क्वार्टर सर्कल हो, क्वार्टर सर्कल सर कैसा दिखता है, 90 डिग्री का एक सर्कुलर आर्क है, इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये ऐसे पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। आपने बोला ये पूरा एंगल 90 है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 45 डिग्री पर चलाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर लिखेंगे, ये 90 डिग्री में थीटा की जगह पूरा 90 है तो यहां 90 लिख देंगे, तो लिखा 2k λ रेडियस, ये रेडियस आर है, इंटू साइन 90/2, साइन 90/2 होता साइन 45, साइन 45 होता 1/√2, 1/√2 इससे काटा तो आंसर आ गया √2k λ/r। कोई सब लोग दारूबाज हैं इस क्लास में, नहीं सारे नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोग क्वार्टर को अलग भी लिख रहे हैं। एक अद्धा कितना क्वार्टर हो गया। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, पूरा एंगल पाई हो गया, बिल्कुल पाई के आधे रास्ते पे बना दो, ऐसे नीचे की तरफ बन गया, तो ये जो ऊपर का रिंग है पूरा लैम्डा चार्ज डेंसिटी का है। क्वेश्चन पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, E इज इक्वल टू 2k λ/r और साइन 180/2, तो ये हो जाएगा साइन 90, 180/2 हो जाएगा साइन 90, साइन 90 होता 1, तो आंसर आ गया 2k λ/r। लेकिन कोई कहता सर ये तो मतलब कैसे हुआ, ये तो √2 था, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल तो √2 बना रहा था, तो ये तो दो क्वार्टर्स है, √2 यानी 2√2 होगा। नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी, एक क्वार्टर बनाता इस तरफ √2k λ/r, ये 45 डिग्री पर बनाता है, तो इसके कंपोनेंट लेंगे तो इधर आ जाएगा k λ/r और नीचे भी आ जाएगा k λ/r, और दूसरा क्वार्टर अपने 90 के बीच में बनाएगा √2k λ/r, तो उसके दो कंपोनेंट करेंगे तो k λ/r आ जाएगा एक्स एक्सिस में और k λ/r आ जाएगा नीचे, तो x वाले k λ/r आपस में कट जाएंगे और y वाले ऐड हो जाएंगे। तो अगर दो क्वार्टर को ऐड करके भी आंसर निकालोगे तो भी k λ/r, दो रिजल्ट आ रहे, ऐसे आ रहा है और ऐसे आ रहा है, ये भी है √2k λ/r और इधर भी है √2k λ/r, लेकिन ये दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है, ये वाला क्वार्टर सर्कल भी अपने परपेंडिकुलर बनाएगा, ये वाला क्वार्टर सर्कल भी अपने परपेंडिकुलर बनाएगा, मतलब ऐसे एंगल बाइसेक्टर पे, तो उनके बीच में 90 डिग्री आ गया, तो 90 डिग्री पर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये जो आंसर है √2 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 2k λ/r। थोड़ा दिमाग लगाना भाई, एक क्वार्टर सर्कल का आंसर अगर 10 है, दूसरे क्वार्टर सर्कल का आंसर 10 है, तो सेमी सर्कल का आंसर 20 नहीं है, ये 10 और 10 जो है 90 डिग्री पर ऐड हो रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज के, पहला सवाल ये कि सर ये के क्या है, वाह 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 क्या सवाल पूछा। के वही है जिसको हम 1/4πε0 कहते थे, ये कूलम्स कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है। एक सवाल कर रहे हैं, ये रॉड है जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज रॉड। सवाल पूछा कि इसके एंड से d डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बताओ।
तो मैंने क्या किया, पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे जाके रॉड में एक dx का एलिमेंट कट कर लिया। रॉड के अंदर जो चार्ज dq है उसका वैल्यू लैम्डा dx हो जाएगा। ये पुराने से चेक कर लेना। इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे गए और चार्ज dq बना दिया, तो अब आपको रॉड दिखाई नहीं देगी, आपको ये जो छोटा सा चार्ज dq दिख रहा होगा और उससे x डिस्टेंस पे पॉइंट P दिख रहा होगा। तो आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज dq एट P इज dE इज इक्वल टू k dq बाय x स्क्वायर। दिमाग लगाना, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वहीं से x डिस्टेंस पे पार्टिकल जाके कट किया, तो आपने बोला अरे ये पॉइंट P तो अब x डिस्टेंस पर ही दिख रहा है और चार्ज dq है। एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला k dq बाय x स्क्वायर है। k dq बाय x स्क्वायर हो गया। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है अगर, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अवे चलेगा। आगे एक और dq बनाएंगे तो उसका फील्ड भी ऐसे ही अवे चलेगा। आगे एक और dq बनाएंगे तो उसका फील्ड भी अवे चलेगा, यानी सबके फील्ड का डायरेक्शन सेम है, इसलिए कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन इस रॉड का सबसे पहला एलिमेंट d पे मिलेगा और आखिरी एलिमेंट l प्लस डी पे, तो यहां d से l प्लस डी का इंटीग्रेशन हुआ k लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन d प्लस l अपॉन d से l प्लस डी। dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई एक्स। यहां पे लिख दिया d और यहां पे लिख दिया l प्लस डी। ये लैम्डा बाहर निकाल दिया और यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन l प्लस डी -1 बाई डी, और इसमें माइनस लगा हुआ है। इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां d आ जाएगा, यहां l प्लस डी आ जाएगा, d से d कट जाएगा, माइनस l आ जाएगा, माइनस अंदर जाके प्लस l हो जाएगा। तो k लैम्डा l अपॉन l प्लस डी इंटू डी। इसको और लिख रहे हैं एक बार, लैम्डा l, लैम्डा है चार्ज डेंसिटी, l है लेंथ, इसको लिख सकते चार्ज q, तो k q अपॉन डी इंटू l प्लस डी। सर ये तो बहुत ही खतरनाक सवाल है, आंसर है, इसको याद कैसे करेंगे? देखो तुरंत याद हो जाएगा। अगर रॉड के लेंथ के अलोंग इट्स लेंथ पूछोगे तो आंसर के क्यू बाय R1 R2 है। यहां इस एंड से डिस्टेंस कितना d और दूसरे एंड से डिस्टेंस कितना l प्लस डी, तो एक के क्यू बाय R1 R2 है, मतलब एक एंड से डिस्टेंस d और दूसरे एंड से डिस्टेंस l प्लस डी है। ये आपको याद कर लेना होगा ऐसे ही। अगर किसी रॉड के लेंथ के अलोंग किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो के क्यू बाय आर स्क्वायर नहीं लगेगा, वो तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है। लेकिन आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में 2 बार आर आता है, इसमें दोनों आर में पहले आर की जगह नियरेस्ट एज का डिस्टेंस और फिर दूसरे आर की जगह दूसरे एंड का डिस्टेंस लिख दें, के क्यू बाय R1 R2। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस स्फीयर में आते हैं, स्फीयर में आते हैं, तो वहां पे स्फीयर वाले केस में करेंगे। यहां पे मैंने देखे नहीं है नॉन यूनिफॉर्म वाले, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वाले केस स्फीयर में आते हैं। ये आंसर के क्यू बाय R1 R2। प्लीज रिमेंबर के क्यू बाय R1 R2। R1 है वन एंड और R2 है अदर एंड। ऐसे याद कर सकते हो, मुझे तो ऐसे ही याद रहता था कि के क्यू बाय R1 R2 रट लिया। अब R1 एक एंड से डिस्टेंस, दूसरे एंड से डिस्टेंस R2 है। ठीक है, ये बच्चों ये रिजल्ट भी थोड़ा याद रखना है। और आपको मैं एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत मजा आ जाएगा जब इस रिजल्ट को यूज करेंगे। अभी समय तो कम हो गया आज। क्या लिखना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिखा तो ध्यान से देखना, इस रॉड के लेंथ के अलोंग नहीं पूछ रहे। किसी ने बोला रॉड के लेंथ के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप बोलेंगे के क्यू बाय R1 R2।
लेकिन इस लेंथ के अलावा कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, मतलब इस लाइन पे राइट या लेफ्ट कहीं पर भी पूछा, तो आप कह दो कि परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, और ऊपर वाले एंड को ज्वाइन कर लो और नीचे वाले एंड को भी ज्वाइन कर लो। तो ऊपर की साइड अगर एंगल अल्फा है, नीचे की साइड बीटा है, तो आप अल्फा बीटा में अलग अलग मत निकालो। जो लोग भी किसी भी कोचिंग में पढ़े होंगे, इंडिया की किसी भी कोचिंग में या कोई भी और मटेरियल देखा होगा, तो उन्होंने केवल यही पता होगा उनको कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्स कंपोनेंट होता है जिसमें साइन अल्फा प्लस साइन बीटा करते हैं, और एक वाई कंपोनेंट होता है जिसमें कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा करते हैं। ऐसे ही लोग रटते हैं, लेकिन वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर करके कभी निकालते नहीं। मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है आपको, इस आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक सर्कल बना लो आप। सर्कल, कितना सर्कल बनाना है, ऊपर एंगल अल्फा और नीचे एंगल बीटा का, बस। और आप बोल दो ये रॉड का जो रिजल्ट है ये इस सर्कल के रिजल्ट के बराबर ही आएगा। कैसे, हमने सॉल्व करके देखा तो ये ऐसे ही आ गया, लैम्डा का रॉड है और ऊपर एंगल कितना अल्फा, नीचे एंगल कितना बीटा। तो बताइए रॉड के दोनों एंड इस पॉइंट पर टोटल कितना एंगल बना रहे हैं। ये देखो, एक एंगल अल्फा है, ऊपर एंगल बीटा है, नीचे अल्फा है। व्हाट इज टोटल एंगल, आप बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा टोटल एंगल। तो आप ये समझो कि एक सर्कुलर आर्क है रेडियस आर का, और ये सर्कुलर आर्क का जो टोटल एंगल है अल्फा प्लस बीटा है। अभी अभी हमने क्या बोला, किसी भी आर्क का टोटल एंगल अगर थीटा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा बाई 2 पे चलती है, और आंसर होता है 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। यहां पे टोटल एंगल अल्फा प्लस बीटा है तो आंसर हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। बस आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रॉड। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, आखिरी 1 मिनट है, कि किसी भी स्ट्रेट रॉड को आप सर्कुलर आर्क की तरह इमेजिन कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी स्ट्रेट रॉड को एक सर्कुलर आर्क की तरह इमेजिन कर सकते हो, और जो एंगल बना है ठीक उसके आधे एंगल पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा। यानी ऊपर से भी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और नीचे से भी अल्फा प्लस बीटा बाई 2, बिल्कुल बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आर्क जैसा ही रिजल्ट बनाएगा। ये हम डेराइव मैंने करके भेजा था, ये एक्स एक्सिस का रिजल्ट ऐसे, वाई का भी निकाला, फिर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, फिर मैंने नेट रिजल्टेंट निकाला तो 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ गया। ठीक है, अब आधा मिनट, अगर एक इनफाइनाइट रॉड है, जल्दी से लिखेंगे, इनफाइनाइट रॉड, तो आपको क्या इमेजिन करना, बहुत आराम आराम से देखना और समझना। ये रॉड ऊपर इंफिनिटी तक चल रही है, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ऊपर वाले एंड का, तो एक क्वार्टर सर्कल ऊपर बना दिया, और एक नीचे भी इंफिनिटी चल रहा है तो नीचे भी मैंने 90 डिग्री का एक क्वार्टर सर्कल बना दिया। तो ये रॉड को मैंने 2 क्वार्टर सर्कल की तरह बना दिया, तो ये सेमी सर्कल हो गया। सेमी सर्कल का रिजल्ट था 2k लैम्डा बाई आर, तो आपने बोलना है इनफाइनाइट रॉड इज इक्विवेलेंट टू सेमी सर्कल। अभी मामला थोड़ा लोगों को गड़बड़ा देगा, क्योंकि यहां पे अब मैं थोड़ा फास्ट हो गया हूं। इनफाइनाइट तक रॉड चले, इंफिनिटी पे टच करने वाली लाइन पैरेलल चलती है। मतलब अगर मैं बोलूं पी पॉइंट को इस पॉइंट पर ज्वाइन करो, तो तुम कहोगे अगर ये पॉइंट यहां पे किसी भी हाइट पर है तो मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, ये एंगल अल्फा आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं ये पॉइंट और ऊपर है तो तुम कहोगे अल्फा और बड़ा बनेगा। मैं कहूंगा और ऊपर है तो तुम कहोगे अल्फा और बढ़ेगा। मैं कहूंगा ये इंफिनिटी पे है तो तुम कहोगे पैरेलल भेजना पड़ेगा, यानी कि ऊपर एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो कभी भी ऐसे एक साइड इंफिनिटी वाला रॉड है और यहां पे हमें बनाना है, तो हम ये कितना एंगल बन रहा है, यहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो से क्वार्टर, ये सेमी इनफाइनाइट रॉड है, सेमी इनफाइनाइट रॉड। सेमी इनफाइनाइट रॉड एक क्वार्टर सर्कल की तरह है। तो क्वार्टर सर्कल का रिजल्ट अभी अभी हमने लिखा था 2k लैम्डा बाई आर। इनफाइनाइट रॉड को सेमी सर्कल, सेमी इनफाइनाइट रॉड को क्वार्टर सर्कल। अगर ये आप विजुलाइज कर पा रहे हैं कि किसी भी ऐसे रॉड को हम उसके एंड पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है, उसके एंड पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है उतने ही एंगल के आर्क पे कन्वर्ट कर सकते हैं।
अगर ये इमेजिन हो गया तो नेक्स्ट क्लास में कुछ सवाल है बहुत मजेदार तरीके सॉल्व होंगे। हम नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करूंगा। पहले 5 मिनट इनको दोबारा से रिवाइज कराऊंगा।